नमो हरिहन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसारणं पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवहि मंगलम् जय जगदीश जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगप्रियामो जय सुयाण भव तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगान जय महावी सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत आशीर्वाद। मथेन वंदामी साहेब जी। मथेन वंदामी साहेब। मथेन वंदामी साहेब जी। और धर्म लाभ मथेन वंदामी। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं रिपीटेशन करता हूँ कि आपने पुद्गल के बारे में समझा है। पुद्गल अपने आप में ये इनकी पर्यायों का परिवर्तन होता ही रहता है। पर्यायों का बदलना, पर्याय परिवर्तन होना, ये नेचुरल और हमेशा ही होता रहेगा। अब पुद्गल ये देखा आपने, मैटर जो है स्कंद के रूप में है, तब स्कंद के अंदर इसके वर्ण गंध रस स्पर्श आदि जो है वो उसके गुण है और वही उसकी पहचान है। अब ये एक अखंड स्कंद हो गया। अब ये अखंड स्कंद के रूप में है, इसका एक पार्ट जो है पोर्शन वो उसका देश हो गया। ये इसका लास्ट एकदम सटलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which is already joined with the skanda molecule, that is called the pradesh. If it will divide, then it becomes as a atom.
अब यहाँ पर ये क्या है कि जिस तरह से एटम डिवाइड हो जाए, इफ इट इज अनडिवाइडेड joined with the molecule, then it is pradesh. If it is divided and separate individual, then it is अणु, एटम। अब जब ये पूर्ण रूप में है तो ये यहाँ पर आप समझ रहे हैं, अब इसके पर्यायों का परिवर्तन अनंत बार होगा। परमाणु भी अविनाशी है, नाशवंत नहीं है। परमाणु शाश्वत परमानेंट ही है, लेकिन क्या नाशवंत है? पर्याय नाशवंत है। स्कंद से फिर परमाणु में कन्वर्ट होना, परमाणु से फिर स्कंद में कन्वर्ट होना, ये प्रक्रिया इनकी चलती ही रहेगी, अनंत बार होती रहेगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर आपको ख्याल हो गया कि परमाणु शाश्वत, the existence of atom, it is permanent, not the shape and size। पर्याय उसकी शाश्वत नहीं है, पर्याय परिवर्तनशील है। तो अनंत बार ये परमाणु फिर जाकर के बार बार स्कंद के रूप में फिर वापस वही पर्याय बदलते हुए ये आकर के फिर परमाणु के रूप में, तो ये प्रक्रिया तो चलने ही वाली है। उत्पाद व्यय अनंत बार होते रहने से पर्यायों का परिवर्तन होता रहता है। बोलिए साहब, कानन बेन बोलेंगे आप? उत्पाद व्यय अनंता बार होने से परमाणु स्कंद बनते रहते हैं और वापस वो परमाणु बनते जाते हैं, और ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। पर्याय परिवर्तन होते रहने के कारण उत्पाद व्यय, और उत्पाद व्यय होने के कारण पर्यायों का परिवर्तन। But the existence of atom is permanent. It will never destroy, never disappear. आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये तो बन गया। अब हम उत्पाद व्यय की प्रक्रिया, पर्याय का परिवर्तन, ये सब अगर आपको डिटेल स्टडी थोड़ी करनी हो तो द्रव्यानुयोग के क्लासेस आप खोल करके देखेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बात किसकी करें? प्रॉपर्टी। अब गुण की बात करें, आपको ये ख्याल आ जाएगा कि ये जो स्कंध है, अब इसमें से देश प्रदेश जो भी है, तो इसके साथ में जो इसकी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, अब इसके अंदर क्या है? कलर है, स्मेल है, ये टेस्ट है और ये टच है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये इसकी प्रॉपर्टी है। कलर 5 प्रकार के हैं, स्मेल 2 प्रकार की है, टेस्ट 5 प्रकार के हैं, टच, ये स्पर्श 8 प्रकार के हैं साहब। अब ये हमने लास्ट टाइम भी स्टडी कर ली है ऑलरेडी, तो ये आपको ख्याल आ जाएगा कि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, these are the properties of the matter। ये पुद्गल के गुणधर्म है। तो पुद्गल के गुणधर्म में स्कंद के रूप में रहेगा, तब उसके अंदर सभी प्रकार रहेंगे, समझे कि नहीं? लेकिन गुणों का भी पर्याय परिवर्तन होता रहेगा। ये कपड़ा व्हाइट है, अभी इसको कलर कर दो तो रेड बन जाएगा, फिर वापस रेड कलर तो उसके साथ जुड़ गया, फिर ये वापस जल जाएगा तो परमाणु वापस बिखर जाएंगे तो कलर भी उसमें से चला जाएगा। लेकिन उसी परमाणु को परमानेंट अस्तित्व है, existence is permanent, no doubt, but the shape and size will be changeable, and color, taste, smell and touch, all the properties are also changeable. It is in the changing form. Due to the उत्पाद व्यय, it is going to the changing form. ये हमेशा के लिए बेसिक प्रिंसिपल आपको समझना है। चोरडिया जी, आपको ख्याल आ गया ये क्या बोल रहा हूँ? अनम्यूट करके चोरडिया जी। हाँ महाराज, बोलिए। म्यूट में
अनम्यूट अच्छा, करिए। ख्याल आया हो तो बोलिए, नहीं ख्याल आया हो तो बात मैं वापस रिपीट करता हूँ। नहीं महाराज, नहीं महाराज आ गया महाराज कि तो महाराज ऐसा है कि आपने बता रहे हैं कि उद्गल में भी उत्पाद व्यय होता है, स्कंद से परमाणु, परमाणु से वो ये लोग में उसमें उत्पाद व्यय चलता रहता है। अब मैं आपको आगे की दो बात बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये मैंने आपको क्या बताया है, अब इसके अंदर आपको 3 बातों पर ध्यान देना है। द्रव्य स्वरूप जो है, अब प्लस गुण स्वरूप जो है, और ये तीसरा जो है पर्याय स्वरूप। अब ये तीनों जब आपके मिलेंगे, ये है पदार्थ का स्वरूप। अब ये बेसिक प्रिंसिपल सभी द्रव्यों में काम आएगा, सभी द्रव्यों को आप समझ सकेंगे, सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कौन सा द्रव्य लिया है, ये है पुद्गल द्रव्य। आप द्रव्य बोलिए कि पदार्थ बोलिए, वन एंड द सेम, दीज आर द सिमिलर वर्ड्स ओनली। अब ये द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी। तो क्या होगा इसके अंदर, द्रव्य के अंदर भी पर्याय परिवर्तन होगा, गुण के अंदर भी पर्याय का परिवर्तन होगा। किस कारण होगा, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण होगा। अब जब ये परमाणु में से स्कंद बन गया तो उत्पाद हुआ, स्कंद में से फिर वापस व्यय होकर के परमाणु हुआ तो परमाणु का उत्पाद हुआ, स्कंद का पर्याय का व्यय हुआ। ये थोड़ी जो है पूरी द्रव्यानुयोग का विषय है, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझना ही चाहिए। अब इससे क्या होगा, पर्याय परिवर्तन होगा। अब इसके अंदर जब गुण में भी पर्याय परिवर्तन, अभी हमने क्या देखा, द्रव्य में पर्याय परिवर्तन, स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, ये क्या, ये द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन हुआ। अभी क्या देखना है, गुण का, तो गुण के अंदर भी पर्याय का परिवर्तन होगा। गुण के अंदर पर्याय का परिवर्तन, अभी मैंने कहा व्हाइट कपड़ा है, रेड बन गया। अब रेड वापस जो है नष्ट होकर के जल गया, और फिर वापस उसी परमाणु को दूसरे ने लिया, फिर तीसरा कलर दे दिया, फिर चौथा कलर दे दिया, फिर 5 कलर। तो पांचों कलर जो है उसके वो चेंजेबल है, चेंजिंग फॉर्म है, तो पांचों कलर की पर्याय बदलेगी, स्मेल भी बदलती रहेगी। एक मैंगो को आप जब कच्चा है तब आप उसकी स्मेल देखो कैसी होती है, और वही मैंगो पकने के बाद उसकी स्मेल देखो कैसी होती है। हर चीज की स्मेल, आप रसोई करते हो घर में, चावल भी बनता है तो स्मेल आती है कि नहीं? जी आती है। आपको पता चलता है, समझे कि नहीं? आपने शीरा बनाया, हलवा बनाया तो उसकी स्मेल अलग आएगी, आपने ये बनाया तो इसकी स्मेल अलग आएगी। तो हर वस्तु के साथ जुड़िए, लेकिन अब उसी की स्मेल जब परिवर्तन होगी तो शायद वो सुगंध में से दुर्गंध में जाएगी, शायद वो दुर्गंध में से सुगंध में आएगी। इट इज चेंजेबल, ये तो होना ही होना है। इसी तरह से टेस्ट के अंदर भी है, अब टेस्ट की भी पर्याय बदलती जाएगी। एक वस्तु आपने बनाई, वो कड़वी हो गई, खट्टी हो गई, कैसा हो गया। दूध का टेस्ट कैसा है, दूध में से दही बन गया तो टेस्ट कैसा हुआ, दही में से छाछ बन गई तो टेस्ट कैसा हुआ, मक्खन बटर बन गया तो कैसा हुआ, अब घी बन गया तब कैसा हुआ, ये चेंजेबल है। इसी तरह से यहाँ पर हमने स्पर्श की बात की। अब स्पर्श के अंदर भी आप देखेंगे 8 प्रकार के स्पर्शों में चेंजेबल है। अब ये हम समझते समझते आ गए। अब आपने क्या लिया कि ये है, ये परमाणुओं का ही समूह इकट्ठा हुआ। अब ये परमाणुओं का समूह इकट्ठा हुआ तो इसके अंदर, अब आपने देखा कि इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रॉपर्टी तो है ही। ये अभी मैंने व्हाइट कलर यूज किया है, इसके साइड में मैं यहाँ पर ये येलो कलर यूज कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा भी, हल्का सा भी अगर कलर के बारे में अब इतना दिखाई दे तो आप समझ सकते हो कि व्हाइट कौन सा है, येलो कौन सा है। कलर तो है ही है, सब बना हुआ है। अब सबके अंदर 8वीं वर्गणा के अंदर कलर है। वर्गणा जो हमने समझी है कि 8 प्रकार की वर्गणा,
हाँ जी, वर्गणा क्या है सोनल बहन बोलेंगे? व्हाट इज वर्गणा? Group of atoms put together, they have the same qualities and same properties. Like Audaric Vargana is the one which makes body for humans and Tiryans. So all the atoms and molecules will be of the same kind, similar. आगे मत जाइए प्लीज। व्हाट इज वर्गणा? समान गुण धर्म वाले परमाणु के समूह को वर्गणा कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। समान गुण धर्म वाले परमाणुओं का समूह इकट्ठा होना, ये वर्गणा। बोलिए, फिर से रिपीट करेंगे। समान गुण धर्म वाले परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। वेरी गुड। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना इधर। अभी हमने पहले 8 प्रकार के स्पर्श की बात की। अब इतने परमाणु मतलब कितने परमाणु इकट्ठे होंगे इसके अंदर, ये बात आए कि कोई भी परमाणु जो है वो अनंत की संख्या में इकट्ठे होंगे, तो जाकर के वो वर्गणा आपकी 2 प्रकार की मैंने बताई। एक वर्गणा जो है ग्राह्य वर्गणा और दूसरी हो गई ये अग्राह्य। आप इसके अंदर पहले इसको समझिए, ये ग्राह्य और अग्राह्य मतलब किसको कहेंगे आप? बोलिए, कौन बोलेंगे? ललिता जी। जो जीव के द्वारा ग्रहण की जाती है उसे ग्राह्य वर्गना कहा जाता है, जो जीव के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती उसे अग्राह्य वर्गना कहा जाता है। बोलिए साहब, चौरड़िया जी बोलिए। महाराज, समान गुण धर्म वाले के परमाणु का जो बनता है वो ग्राह्य होती है, और जहां पर समान गुण धर्म वाले का कंपाउंड नहीं बनता है वो मतलब अग्राह्य होता है। तो आप भी 18 नवकार गिनना। कैसे महाराज? पहली बात है कॉमन डेफिनेशन ऑफ वर्गणा, वो एक अलग बात हो गई साहब। अब ये कॉमन के बजाय ये डेफिनेशन थोड़ी तो चेंज होगी कि नहीं होगी साहब? आपने जनरल डेफिनेशन बोली है और इधर थोड़ी डेफिनेशन ग्राह्य अग्राह्य की चेंज हो रही है। हाँ बोलिए पुष्पा कुमार जी, बोलिए। जीव को ग्रहण करने के लिए योग्य बने वो ग्राह्य वर्गना है। आत्मा समान गुण वाले अनंत परमाणु। हाँ जी, अब आगे शायद मुझे ही बोलना पड़ेगा, आप लोग होमवर्क करने में थोड़े से कच्चे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे। अब यहाँ पर ये देखिए, अनंत परमाणु जो समान गुण धर्म वाले हैं वो अगर अनंत की संख्या में कंप्लीट नहीं होंगे, वैसी वर्गणा बन गई, वो जीव के लिए अग्राह्य है। और जिसके अंदर अनंत परमाणु समान गुण धर्म के मिल करके कंबाइंड हो गए, वो जो है जीव के लिए ग्रहण करने योग्य होगी, तब ग्राह्य कहलाए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये भी एक वर्गणा बनी, ये भी वर्गणा बनी। इधर देखिए, अब इसके अंदर अनंत परमाणु नहीं इकट्ठे हुए समान गुण धर्म वाले, तो वो जीव ग्रहण नहीं कर पाएगा। नहीं ग्रहण करने के कारण उसको अग्राह्य का है। मान लो संख्यात ही एटम्स मिले, मान लो असंख्य ही एटम्स मिले, लेकिन अनंत नहीं मिले, तो वो जाकर के गुणधर्म समान नहीं होने के कारण जीव ग्रहण नहीं कर पाएगा। अनंत परमाणु अनंत तो होने कंपलसरी है। अनंत की संख्या में थोड़ा भी कम रह गया तो भी नहीं चलेगा, ये यहाँ पर हेतु है। तब वो ग्रहण करने योग्य, और जीव को ग्रहण करना तो जीव को है। अब वो जीव ग्रहण कब करेगा? जब इसका फॉर्मेशन कंप्लीट तैयार हो जाए तो ही ग्रहण कर पाएगा, नहीं तो नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो ऐसे तो होते ही रहते ना, 14 राजलोक के अंदर सब जगह पर है परमाणु। अब वो परमाणु कहाँ किस में मिलते हैं, कहाँ किस में कितने मिलते हैं, कहाँ किस में, अब उनकी संख्या कितनी है, समान गुण धर्म के है कि नहीं है,
अब ये हमेशा उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण बदल जाएंगे। अब जैसे ही बदल जाएंगे तो फिर उनकी प्रॉपर्टी बदल गई। अभी मैंने श्वास ली, श्वास लेने के बाद मैंने तो तुरंत छोड़ दी, तो श्वास लेने में मैंने छोड़ी तो कितना टाइम लगा। अब ऑक्सीजन मुझे लेनी थी, मैंने श्वास ली तब वो बरोबर बनी हुई श्वासोश्वास वर्गना थी, लेकिन जब मैंने उसको छोड़ दी तब वो कार्बन बन गई। तो कार्बन बनने पर श्वासोश्वास वर्गना का that type of the constitution of that it just destroys। तो वो परमाणु बिखर गए। अब बिखरने के बाद वो जो है, अब वो श्वासोश्वास वर्गना नहीं रही। अब हो सकता है कि दूसरे परमाणु के ग्रुप में चली जाए, तीसरे के ग्रुप में चली जाए, चौथे के ग्रुप में चली जाए। ये प्रक्रिया होनी ही होनी है, और ये होने के कारण द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट ग्रुप ऑफ एटम इज जस्ट डिस्ट्रॉयड। तो क्या होगा, उसके सारे चेंज हो जाएंगे। अब फिर वापस जा करके फिर उस प्रकार के समान गुणधर्म वाले परमाणुओं का जब फिर फॉर्मेशन होगा, वो ग्रुप तैयार होगा, तब वो जाकर के दूसरे परमाणु के समूह में मिल जाएगी, तो दूसरी वर्गना बनेगी। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने क्या समझा है, विजय भाई मेहता जी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये परमाणु का ग्रुप, ये औदारिक वर्गना है, ये मैंने यहाँ पर श्वासोश्वास वर्गना ली। अब ये कल बदल करके इसमें जाए, ये कल बदल करके इसमें जाए, पर्याय परिवर्तन। अब पर्याय परिवर्तन ये जब होता रहेगा तो कैसा होगा। अब ये औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु हैं और इसमें गए श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल परमाणु। तो औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु में स्निग्धता के परसेंटेज ज्यादा रहने चाहिए, तब वो कंबाइंड फॉर्म में आकर के एक मॉलिक्यूल बनेगा, उसकी स्निग्धता ज्यादा रहेगी, तो जीव लेकर के उसको शरीर रूप में बना सकेगा। तो शरीर बनने में औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु एक साथ में जुड़ने चाहिए, बंधने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कैल्शियम। अब कैल्शियम के परमाणु के अंदर वो स्निग्धता होगी तो वो जाकर के बोन फॉर्म के अंदर इतनी सॉलिड बन सकेगी, लेकिन श्वासोश्वास वर्गना के अंदर इतनी स्निग्धता नहीं रहनी चाहिए, उनके अंदर रुक्षता आनी चाहिए, तब जाकर के वो आपने श्वास ली, वो आपको चिपकनी नहीं चाहिए, वो तुरंत निकलनी चाहिए। भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए आपने बोले, वो तुरंत निकलने चाहिए। मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लिए विचार किया, वो तुरंत बिखर के निकलने चाहिए। लेकिन शरीर के लिए औदारिक वर्गना का शरीर आपने बनाया, तो वो परमाणु तुरंत बिखर जाएंगे, तो आप शरीर में आत्मा रहेगी कैसे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, पहले ये समझिए आप। तो जो परमाणुओं का स्ट्रक्चर जो तैयार होगा, पर्याय तो बदलेगी। अब पर्याय बदल करके एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे, तीसरे में चौथे में, ये तो होना ही होना है। अभी मैंने शरीर बनाया, अब मेरी कल मृत्यु हो जाए तो अग्नि संस्कार करके शरीर को तो जलाना है। तो अग्नि संस्कार में अग्नि ने क्या किया, परमाणु में जो स्निग्धता का परसेंटेज था वो जल गया, नष्ट हो गया, तो वो बदल करके रुक्ष फॉर्म में आ गए। अब जब वो रुक्ष फॉर्म में आ गए, अब वो वापिस औदारिक वर्गना कब बनेंगे साहब। वो जो रुक्ष फॉर्म वाले परमाणु है वो किस में जाएंगे, वो कौन लेगा, तो जीव उसको अपने कर्मानुसार कन्वर्ट करेगा। अब वो जलाए, शरीर को जलाने के बाद के परमाणु को ले जाकर नदी में बहा दिया, एंड दैट वाटर अगेन केम इन द फार्मिंग। अब वो फार्म में आया तो वहां पर जिसने मान लो कि कैस्टर ऑयल का जो है सीड्स डाले हैं, वो सीड डाले तो उस सीड के अंदर वो उस प्रकार की प्रॉपर्टी स्निग्ध रस की है। अब वो जो पानी के अंदर परमाणु आए, उस स्निग्ध रस वाले उस कैस्टर ऑयल के सीड्स ने वो परमाणु लिए, वो ले करके अपने में स्निग्ध फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब वो पूरे जो है जितने सीड्स जो है
कैस्टर ऑयल के सीड्स बनेंगे, उसके अंदर स्निग्धता के परमाणु 100% आ जाएंगे। तब जाकर के उन सब कैस्टर ऑयल के सीड्स को आप मशीन में डाल करके बनाएंगे, तब वो कैस्टर ऑयल बन जाएगा। ऑयल बनने के बाद एब्स्ट्रैक्ट आ गया तो स्निग्धता के जितने परमाणु ऑयली परमाणु थे वो आकर ऑयल बन गया। अब ऑयल निकलने के बाद जो आपने सीड्स का जो कचरा डाला है उसमें से स्निग्धता के परमाणु निकल गए। अब आप रुक्षता के परमाणु उसमें रहे, उसका औदारिक शरीर का पिंड था वो, अब उसको क्या करेंगे लोग, उसमें से रुक्षता आने के बाद अब बदल दे करके उसमें से और कुछ बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिन तरह से शुगर केन है, अब शुगर केन के अंदर कौन सा रस है, स्वीट रस ज्यादा है। स्वीट रस के अंदर चिकनाहट कितनी है? कभी आप शुगर केन के रस को निकालकर हाथ पर देखेंगे कितना चिपकता है। अब शुगर केन का जूस निकाल करके उन्होंने अपनी तरह से शुगर बना ली। What about the waste material of the sugar cane? जो रस निकलने के बाद का जो गन्ने का जो औदारिक शरीर है वो जब निकाला उसको धूप में सुखाया। अब धूप में सुखाने के बाद उसका जो है पाउडर फॉर्म किया। अब उस पाउडर फॉर्म में से वापिस इन्होंने पेपर बनाया। अब पेपर के अंदर न तो स्वीटनेस है और न उस प्रकार उतने परसेंटेज की स्निग्धता है, तो फिर उन्होंने वापस दूसरे केमिकल डाल करके वो परमाणु को जोड़ सके, पल्प बन सके, वैसा पल्प तैयार किया और पल्प तैयार करके वो स्निग्धता उसमें निर्माण की और मशीन में प्रेस करके उस साइज का पेपर बनाया। क्या हुआ? पर्याय परिवर्तन। अब ये जब पर्याय का परिवर्तन हुआ तो पर्याय परिवर्तन द्रव्य का हुआ कि गुण का हुआ? द्रव्य का हुआ। दोनों का हुआ। अच्छा। जब द्रव्य का भी पर्याय परिवर्तन हो गया तो गुण का भी हुआ। गुण में क्या है? प्रॉपर्टी, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। Have you seen the color of the sugar cane? What type of the color? What type of the smell? What type of the taste? What type of the touch of the sugar cane? Now, when it converts in the paper form, with that process, you see, with that recipe, how it converts in form. अब वो उस पेपर बनने के बाद no greenness, no sweetness, not that type of property of the sugar cane, it converts. पर्याय का परिवर्तन, उत्पाद व्यय होने के पर्याय से परिवर्तन बन गए। All types of R&D centers, what they are doing? All types of R&D centers, they have the lab, you see, they are just doing experiments. In every experiment, they are changing the paryay and changing the gun. सब वही तो कर रहे हैं। अब उसमें जो जिसमें सक्सेस हो गए वो उनका प्रोडक्ट जो है बाहर फैक्ट्री पर तैयार करके प्रोडक्ट बाहर बेचती है। बस वही तो बात है ना, समझे कि नहीं? अब ये पर्याय का परिवर्तन चलता रहेगा। Those who are the students of the physics and chemistry, if they are interested, then I can just teach this subject in physics and chemistry, but it will take too much long time. It will take 1 month, 2 months, 3 months, whatever it may be. Only the Vijay Bhai Mehta is interested to understand this subject. So after Paryushan, when he will come, so he will also take some interest. And when he will come and we will do study, then he let him do some recording, he will share, you see. But the person having that type of study and with that Dravyanuyu, then you can understand. But now this is the Karma Theories class, we are running this. I don't want to make more clarity of this subject, otherwise it will go in the another direction and just the time will pass.
फिर आप बोलेंगे एल्साबेन कंप्लेन करेंगे कि हाँ सब कर्म की थ्योरी की बात तो आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो हम कर्म की थ्योरी समझने बैठे हैं, हम ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम चला जाएगा तो इसमें बहुत लंबा टाइम बीत जाएगा। बट आपके अंदर में से कोई भी अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो और जिनका पहले भी अगर कॉलेज में आपका जो है ये सब्जेक्ट रहा हो, आप समझ सकते हो, तो फिर आप इसको द्रव्यानुयोग के क्लासेस ज्वाइन करके बाद में इसको करेंगे तो बेटर है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री सारी समझ सको। चलो अब मैं आपको सिर्फ इन शॉर्ट जो है, लेकिन आज भी मुझे ये केमिस्ट्री समझाने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि कार्बन वर्गना के परमाणु से कर्म बनता कैसे है, अब ये नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। कर्म पुद्गल के अंदर रेडीमेड तैयार नहीं है, कर्म जीव बनाता है तभी कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जीव जब तक कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर नहीं बनाएगा वहां तक कर्म बनेगा ही नहीं, वहां तक कार्बन वर्गना के रूप में ही रहेगी। वो परमाणु पुद्गल का स्वरूप है, पुद्गल के अंदर जो परमाणु स्वरूप है वो वैसे ही रहेगा साहब, हमेशा के लिए वैसा रहेगा। जब तक जीव ग्रहण नहीं करेगा, जीव उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, जीव आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकाएगा नहीं, वहां तक कर्म संज्ञा नहीं बनेगी। बोलो एल्साबेन, तमें बोलो 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस। सर जी, I was not listening. अरे भगवान भला होवे। चला कौन बोलेंगे? कानन बहन बोलेंगे आप? कर्म जीव बनाता है, जीव को कार्बन वर्गना को लेना पड़ता है, जीव को वो कार्बन वर्गना को आत्मा से चिपकाना पड़ता है, तभी जाके कर्म बनता है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, आपको फर्स्ट प्राइज आया था। अब ये पहले आपको समझ, अब ये पूरी प्रक्रिया हमको समझनी पड़ेगी सर। अब पूरी प्रक्रिया के अंदर आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब मैं वापिस इसमें रिवर्स नहीं जा रहा हूँ विजय भाई, अब आपको थोड़ा ध्यान देके समझना है। ये मैंने यहाँ पर लिया कार्बन वर्गना, हाँ जी। अभी पहले वो एक जो है डेफिनेशन बैठा दो, कार्बन वर्गना बनी है। बोलेंगे भावना बेन मोदी, कैसे बनी कार्बन वर्गना? कार्बन वर्गना एटम्स नो जूथो छे। चलो ठीक है, धन्यवाद। जे 14 लोक में, जे 14 राजलोक में छे। बस 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 विजय भाई बोलिए। विजय भाई मेहता जी, अनंत परमाणु जो समान गुण धर्म वाले इकट्ठे हुए थे, उससे एक कार्बन वर्गना बनी। अब देखिए, पहले ये कॉमन डेफिनेशन हो गई जो सबके लिए। अब प्रश्न ये होगा कि ये डेफिनेशन आप कार्बन वर्गना को क्यों लगाते हो? आप ये डेफिनेशन आज औदारिक वर्गना को भी चल सकती है, यही डेफिनेशन दूसरी वर्गनाओं को भी चल सकती है। इट्स अ कॉमन डेफिनेशन। इसमें थोड़ा सा क्या है जो ऐड करना है हमको, चला है आपको। अभी हमने क्या देखा, द्रव्य की भी पर्याय बदलेगी।
और गुण की भी पर्याय बदलेगी। अब द्रव्य की पर्याय तो बदल गई, उद्गल में से, स्कंद में से, देश में से अलग होकर के प्रदेश अलग होकर परमाणु बन गए। अब इन अनंत परमाणुओं में से कुछ ऐसे परमाणु जो आत्म प्रदेशों के साथ चिपक सके, वैसे स्निग्धता रखने वाले, उनका ही ज्वाइंट होना, कंबाइंड होना, वो इकट्ठे होंगे, तभी जाकर वो कार्बन वर्गना बनेगी। स्पेसिफिक थोड़ा चेंज करिए उसमें से आपको, तो स्पेसिफिक में क्या देखना है। अब दूसरी की डेफिनेशन बनाएंगे तो उसमें ये शब्द नहीं जोड़ेंगे आप। औदारिक वर्गना के अंदर यू विल नॉट ऐड दिस टाइप ऑफ वर्डिंग्स। इट शुड नॉट बी कॉन्टेक्ट विद द आत्म प्रदेश। वो आत्म प्रदेशों के साथ चिपकने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? उतने परसेंटेज की स्निग्धता उसमें नहीं है। आ रहे ना ख्याल में? अब स्निग्धता मतलब खाली ऑयली फॉर्म बोलने से नहीं हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री थोड़ी सी बदली आप। मैंने केमिस्ट्री इसलिए शब्द का प्रयोग किया है कि H2O इज इक्वल टू वाटर। अगर वो HO2 आपने लिख दिया तो प्रॉपर्टी बदल गई कि नहीं बदल गई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। H2O और HO2 मतलब क्या हुआ? बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। किसके परमाणु ज्यादा चाहिए थे, किसके कम चाहिए? 2 परमाणु किसके चाहिए और 1 परमाणु किसका चाहिए? तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अब आपने हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए और ऑक्सीजन का 1 लिया तो पानी बनेगा। आपने उल्टा करके ऑक्सीजन के 2 परमाणु ले लिए और हाइड्रोजन का 1 ही लिया तो पानी नहीं बनेगा। क्या दोनों का, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु ले लिए, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु ले लिए, दोनों को मिक्स कब करोगे तो भी नहीं बनेगा। या हाइड्रोजन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, दोनों के 1-1 परमाणु ले गए तो भी रिजल्ट नहीं आए। एक परमाणु के इधर उधर होने पर पूरी पर्याय बदल जाती है। अब ये समझने के लिए आपको 1 बरस लगेगा, लेकिन अब चौरड़िया जी तो सीए है, अब उनका वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका ये सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं फिजूल में जाकर इतनी डिटेल करूं तो फिर वो कॉम्बिनेशन सारे आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप जनरल सेंस में अभी इतना ही समझिए, ख्याल है कि नहीं? फिर अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है, गंधर्वाद में भी लॉजिक चल रहा है, इधर भी फिलोसॉफी चल रही है, फिर आप रोज कितने बादाम खाएंगे? फिर तकलीफ हो जाएगी आपको, समझेंगे। अब ये है, चलो सोचेंगे आगे। भाई अब यहाँ पर पहले मैंने क्या कहा, ये एटम्स का ग्रुप तैयार हुआ, बराबर, इसलिए हमने कॉमन नाम क्या दिया? वर्गना। अनंत एटम्स जुड़ करके एक तरीके से तैयार हुए वो वर्गना। अब ये वर्गना किस प्रकार की वर्गना बनेगी वो अभी निश्चित नहीं हो रहा है। वर्गना तो बन गई, लेकिन सबके गुणधर्म एक तरीके, एक समान, एक जैसे नहीं होंगे तो नहीं बनेगी। आप पहले ये समझने की कोशिश करिए। इसलिए सभी पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर औदारिक भी नहीं बन सकते हैं, और सभी परमाणु इकट्ठे होकर कार्बन भी नहीं बन सकते, और सभी परमाणु इकट्ठे होकर श्वासोश्वास के भी नहीं बन सकते, सभी परमाणु इकट्ठे होकर के भाषा के भी नहीं बन सकते। तो उनके अंदर, सबके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, एंड दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनका बनना चाहिए, तब जाकर के वो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये बिल्कुल एक अलग ही विषय बन रहा है। अब आप इसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने कहा इन परमाणुओं का अभय कितने अनंत है, कह रहा है कि नहीं? अब अनंत है तो अनंत के अंदर स्निग्धता का परसेंटेज कितना कम ज्यादा हो रहा है वो आपको समझना है। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर 2 मिनट जाएगी। आपने गेहूं का आटा लिया, जवारी का आटा लिया, आपने मकाई का आटा लिया, आपने बाजरी का आटा लिया, आपने बार्ली का आटा, आटा मतलब पाउडर फॉर्म चारों का। अब क्या आप ये कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ आटा हैव द सेम प्रॉपर्टी? बोलिए, 11 बोलो। नो नो
नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है साहब। तो क्या होगा, गेहूं के आटे में जो प्रॉपर्टी है वो जवारी बाजरी मकई में नहीं है। गेहूं के आटे का मैदा बनेगा, जवारी बाजरी मकई के आटे का मैदा नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ, क्या मकई का आटा इतना बारीक नहीं हो सकता है जितना गेहूं का बना है? बन सकता है, मशीन तो सेम है। अब 0 नंबर पर डाल करके बाजरी भी पीस लो तो उतना ही बारीक बनेगा। लेकिन गेहूं के अंदर जितनी स्निग्धता चिकनाहट है उतनी बाजरी में नहीं है। तो गेहूं का आटा मैदा बनने के बाद अब उसकी रोटी ब्रेड आप जो भी बनाओगे उसको और रबर की तरह से खींचो और लंबा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी उसमें है। आप बाजरी का केक क्यों नहीं बना सकते हो, बाजरी का ब्रेड क्यों नहीं बना सकते हो, मकई का ब्रेड क्यों नहीं बना सकते हो? Doesn't have that property of stickiness. ऐसा घर में एक्सपेरिमेंट कर से कैसे मैं मकई माथी बनायो, बार्ली माथी ब्रेड बनायो, પછી कैसे मैं जवारी माथी ब्रेड बनायो। अब ये डिफरेंस क्या है पहले ये समझिए आप। ये डिफरेंस किस प्रकार का है? बिकॉज ऑफ द टच। टच के अंदर आया स्निग्ध रस। स्निग्ध रस के परमाणु गेहूं के अंदर 60% है, जवारी के अंदर 20% है, बाजरी के अंदर 10%। अब समझ में आ रहा है इलाबेन, आपको जवारी बाजरी खाना क्यों जरूरी है, आपको गेहूं क्यों नहीं खाना चाहिए? मतलब ये पहले तो बेसिक वाली तो उसमें जा रहा है। तो पहले हमको भी तो महावीर स्वामी ने पदार्थ विज्ञान, पदार्थों के अंदर पुद्गल आ गया, पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस वाली प्रॉपर्टी उसमें आई। तो जो those who are using the मैदा, those who are using the bread, those who are using the biscuits, अब वो उनके जाकर ओबेसिटी बढ़ाएगी। अब those who are using the मैदा, those who are using the biscuit, those who are using the oily things, घी and oil and any other things, तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। आपका एलडी और एचडीएल तो आप समझते ही हो ना, कि माझे पर कांति भी नहीं। एलडीएल का, एचडीएल का और वीएलडीएल का ये आप जो है अंदर समझते होंगे शायद। तो कोलेस्ट्रॉल कौन बढ़ाएगा? Now what is the difference between the cholesterol and the obesity? What is the difference between the cholesterol and the mucus? And what is the difference between cholesterol, mucus and cough? All are the different properties. क्या फर्क है उसके अंदर? सबके अंदर फर्क है, सबके अंदर फर्क है। अब आपको if you want to reduce your cholesterol, then what to avoid? If you want to reduce your obesity, then what to avoid? क्या लगेगा? खाली आपने गोली खा ली और दवाई खा ली और वैसा हो जाएगा नहीं था, फिर आपको पूरी सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी। और इसी के ऊपर बेसिक थ्योरी के ऊपर सब कुछ जो है मेडिसिनल, आयुर्वेदिक, मेडिकल, केमिस्ट्री सब इसके ऊपर है सर। अब ये स्टडी करने जाएंगे तो शायद और कितना महीना निकल जाए पता नहीं है, समझे करें, लेकिन है। अब आप ये समझ करके यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये आपको विजय भाई इधर आप देखिए, ये मैंने बनाए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब इधर वर्ण गंध रस स्पर्श आप क्या सेटिंग करेंगे, कैसे करेंगे? वर्ण है लेकिन परमाणु के सूक्ष्म फॉर्म में है तो आपको लाल पीला काला है नहीं दिखेगा। फिर आप कल पूछोगे भाई कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ब्लैक होते हैं कि रेड होते हैं कि ब्लू होते हैं? फिर आप बोलोगे औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु का कलर, तो औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु का कलर तो हमको मालूम है कि हमारी बॉडी बनने के बाद स्किन का कलर आइदर व्हाइट और आइदर ब्लैक, या दोनों के बीच के अंदर मिक्स कलर आने के बाद गेहूं ज्यादा खाते हैं तो गेहूं का कलर आएगा। लेकिन आप बोलेंगे मैं काले तिल खा जाऊंगे तो क्या काली स्किन बन जाएगी?
तो काले तिल खाओगे तो सिर के बाल भी तो काले होने चाहिए कि नहीं? कांति भाई आ भी गया तुम्हें? अब ये आपको सबके अलग अलग है। तो हमारे पूरा शरीर औदारिक बना है, तो औदारिक शरीर के अंदर सभी कलर है। ब्लड का कलर रेड है, खून का कलर व्हाइट है, स्किन का कलर व्हाटएवर इट मे बी, और हेयर का कलर तो ब्लैक है। नहीं होवे व्हाइट हो जाए तो लोग तो डाई लगा करके ब्लैक कर देते हैं, क्या क्या करते हैं भगवान जाने। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये कलर तो चेंज है, तो किसमें है? तो यहाँ पर जो भी वर्गना है, इट कंटेन्स ऑल द कलर्स, इट कंटेन्स ऑल द टेस्ट, इट कंटेन्स ऑल द टाइप ऑफ स्मेल्स। आ रहा है ख्याल में? अब पुद्गल तो पुद्गल ही है ना, आखिर तो परमाणु है, तो प्रॉपर्टी कोई नष्ट तो होने वाली नहीं है, पर्याय का परिवर्तन होगा, पर्याय बदलता रहेगा सर, बदलेगी, चेंजेबल फॉर्म है। अब इधर मैंने क्या कहा, ये कार्बनिक एटम बन गए। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल के अंदर ये गेहूं का आटा, ये ज्वारी का आटा, ये मकाई का आटा, ये बाजरी का आटा, ये बार्ली। अब ये आपको बार्ली का दिया है, ये बाजरी का आपको बोला मैंने, ये ज्वारी का बोला, ये मकाई का बोला, ये गेहूं का बोला। अब इन सब के अंदर सबकी प्रॉपर्टी आप देख लो, किसमें कम ज्यादा, किसमें कम ज्यादा है, कितने कम ज्यादा है, ये आपको ख्याल आना चाहिए इसमें से। तो अब इसके अंदर जो अपने हमने स्पर्श लिया, स्पर्श के अंदर गुरु लघु स्पर्श, स्निग्ध सूक्ष्म स्पर्श, अब शीत उष्ण स्पर्श, इनके अंदर सबके अंदर है प्रॉपर्टी। इधर देखिए आप, बाजरी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है और गेहूं में कितनी है। अब आप स्पर्श, शीत और उष्ण स्पर्श बैठाइए। बोलो एल्सा बेन, कયું गरम पड़े छे ने कયું ठंडू रहे छे? बाजरी गरम पड़े छे। इनको एक ही सीखा है, आप मम्मी को पूछ लेना आपको, तो फिर बताएंगे, साहब समझेंगे। विजय भाई आ रहा है ख्याल में? बाजरी गरम है, ज्वारी ठंडी है। अब गेहूं कैसे है, बार्ली कैसी है और मकाई कैसी है। फिर इसमें से आगे बढ़ेंगे तब दाल के अंदर उड़द की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल। अब इनके अंदर सबकी प्रॉपर्टी निकालने जाओ, ऐसा बेन आपको जो है लगेगा, हीला बेन तो पहले हाथ जोड़कर बैठे, अब क्या लगेगा आपको? एक एक चीज की सबकी प्रॉपर्टी निकालो तो 10 साल लग जाए। बोलो अबे हीला बेन, बोलो मैंगो की प्रॉपर्टी गर्म है कि ठंडी है? गरम है। ऐश गार्ड का लीजिए, तो ऐश गार्ड की प्रॉपर्टी कैसी है? आपको बोला कि दूधी लीजिए। लौकी, अब लौकी का स्पर्श शीत है कि उष्ण है? तो नेचुरली ऐश गार्ड एंड लौकी सिमिलर प्रॉपर्टी आ रही है, वही जा करके आपकी एसिडिटी को कम करेगी। आपकी बॉडी में एसिडिक कंडीशन बढ़ने से हीट टेम्परेचर बढ़ गए तो नेचुरली हेयर फॉल ज्यादा होगा। अब ये समझना जरूरी है। अब फिर भी आप अगर तेल मिर्ची खा रहे हो, अचार खा रहे हो, आप कोई भी ऑयल खा रहे हो, या आपने चाय कॉफी पी रहे हैं, एनीथिंग विच क्रिएट्स द एसिडिटी, विच क्रिएट द एसिड टू मच, अब वो एसिडिटी आपकी बढ़ेगी तो ये प्रॉपर बीमारी आने वाली है। बिकॉज एसिड कम्स इन योर ब्लड एंड ब्लड आल्सो गोइंग टू द हेयर रूट्स, हेयर रूट्स के अंदर भी ब्लड जाएगा तो ही जाकर के हेयर्स को विटामिन सी सप्लाई करेगा। अब आपके खाने में विटामिन सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके खाने में गर्म चीजें ही ज्यादा आ रही है कि ठंडे गुणधर्म वाली चीजें भी आ रही है? अगर वो उसमें शीत स्पर्श की आएगी तो आपकी एसिडिक कंडीशन कम होगी, एसिडिक कंडीशन कम होगी तो ब्लड में से एसिड के एटम्स कम होंगे, फिर वापस जाकर के हेयर रूट्स के ऊपर पहुंचाना है उसको। ईच एंड एवरी हेयर्स इन द रूट इट इज कनेक्टेड विद द ब्लड, तो ब्लड में से ही जाकर के हेयर रूट को सप्लाई होगा। अब मैंने आपको कहा भी कैस्टर ऑयल, तो कोई मुझे पागल कहता है कि आप महाराज गांडा થઈ ગયા છે, कैस्टर ऑयल पीवानु होय के माथा में लगाड़वानु होय? अरे भाई कभी उसकी भी जरूर पड़ती है। एक तरफ ऑयलिश
स्निग्ध स्पर्श और शीत स्पर्श। अब ये खाली 8 स्पर्शों का, 5 रसों का, 5 वर्णों का, 2 गंध का, 20 का कॉम्बिनेशन करे तो इसको समझने में आपको 20 महीने लगे। ये है केमिस्ट्री पूरी। अब सबकी स्टडी करके आप उसमें से कौन सा पेशेंट कैसा है उसकी सारी कंडीशन समझ करके उसकी कंडीशन को चेंज करने के लिए सामने आप कौन सी प्रॉपर्टी कैसी देंगे तब उसके अंदर चेंजेस आवे। लेकिन कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है। मने रोज हवारमा ઊંઘમાંથી ઉઠું એટલે ચાય જોઈએ એટલે જોઈએ સાહેબ। हो बात नहीं, एक बात पत्थर की लकीर हो गई साहब। मुझे ऐसा चाहिए मतलब ऐसा चाहिए, मुझे शाक सब्जी ऐसा चाहिए मतलब ऐसा चाहिए, मुझे दाल ऐसी चाहिए, कढ़ी वैसी चाहिए, रोटी ऐसी चाहिए, ये ऐसी चाहिए। हर चीज के साथ टेस्ट, स्मेल, टच एंड ये सब जुड़े हुए होने के कारण हम उसमें कुछ भी चेंज करने को तैयार नहीं। अब ये चीजें जाकर आपकी मेमोरी में सेट हो गई। अब मेमोरी में सेट हो गई तो कल ઈલાબેન बोलेंगे આવું તો કે મોઢામાં જતું હશે, આવું તો કઈ ભાવે ખરું, આવું તો કઈ ખવાતું હશે, मेरे को तो टेस्ट नहीं आएगा तो मैं नहीं खा सकता। नहीं यस बोलो, एक भी चीज बोलो तो मेडिसिन में भी इनको जो है टेस्ट आना चाहिए। पारुल बहन बोलती है ऐसा क्या, ये तो बहुत कड़वा लगता है, ये तो नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये कड़वा लगता है। So you are not ready to take the bitter taste. Every time always you have the only sweet taste, you see. अब दवाई को भी स्वीट करना ये कैसे है? बट नेचर हैज गिवन द करेला के अंदर बिटर टेस्ट है तो कड़वा रस उसका काम का है। आप कड़वा नहीं खाओगे तो डायबिटीज कभी नहीं मिटेगी। ये पूरा कैलकुलेशन बहुत बड़ा गणित है, मैथमेटिक्स है और बहुत बड़ा शास्त्र है पूरा केमिस्ट्री का। अब आपको ये करना ही पड़ेगा। अब मेथी खाने को बोलो तो बोले मेथी कड़वी लगती है। अब मैं मेथी को क्या शक्कर डाल के दूं आपको? अब मेथी को मैं स्वीट बना के दूं? लोग, महिलाएं तो बहुत एक्सपर्ट है। महिलाएं क्या करती है, करेला का कड़वापन निकाल करके उसमें शक्कर गुड़ डाल करके खाएगी। तो ऐसा करेला जिंदगी भर खाओ तो भी डायबिटीज नहीं मिटेगी। अब करेला का जो नेचुरल प्रॉपर्टी उसकी है वो आप खाओ, मेथी की नेचुरल प्रॉपर्टी खाओ तो आपकी डायबिटीज मिटेगी, नहीं तो नहीं मिटेगा। सब रस, जो सभी रस आपको लेना चाहिए, आपने सब रस छोड़ दिया, 1-2 को इम्पोर्टेंस दिया, वही लाइफ टाइम तक लेते जा रहे हो तो वो आपके शरीर में बीमारियां खड़ी कर रहा है। दैट इज इम्बैलेंस ऑफ द ऑल टेस्ट। इफ यू वांट टू द बैलेंस फूड, it must contain all the ras, all the gandh, all the varna, ये सब आपके बॉडी में आना ही चाहिए सर। लेकिन nobody knows this, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, हमें हमारे जेम रसोई जेवी भावे एवी बनावीने करीने खाई। आप करेले को बिगाड़ कर खा रहे हो तब जाकर के वो नुकसान कर रहा है। और अपनी शरीर की औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु, अब उसकी प्रकृति भी समझने को तैयार नहीं और फिर वापस उल्टा ही खा रहे हो सर। अब जिसने भी सुबह खाली पेट उठ करके चाय पी ली तो उसका पित्त बिगड़ जाएगा। अब पर्यूषण आ रहे हैं शुक्रवार से, अब चाय कॉफी की आदत नहीं छूट रही है और फिर पहले ही दिन उपवास करने जाओगे तो एसिडिक कंडीशन, अब उस एसिड को बॉडी नेचुरली बाहर फेंकेगी। अब बॉडी नेचुरली जब बाहर फेंकेगी तो आपकी मेमोरी अंदर से डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरे को वॉमिट होती है, मैं तो उपवास नहीं करूँ साहब, नहीं मेरे को तो वॉमिट होती है, मेरे को उपवास नहीं करना है। अरे उपवास बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका एसिड बाहर फेंक रहा है। तो बॉडी के नेचर को तो समझिए आप। जब एम्प्टी स्टमक है और एसिड भर रहा है तो बॉडी बाहर फेंक रही है, नेचर है। अब आप डॉक्टर के पास फटाफट जा करके और उस वॉमिट को दबाने के लिए दवाई लाओ, ये बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी फिर। चलिए मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाता हूं, मैं इधर आपको ये कहता हूं कि गेहूं, जवारी, मकाई, बाजरा, बार्ली सबके अंदर शीत उष्ण नाम का स्पर्श किसमें कम ज्यादा कैसा है?
अब जिनकी एसिडिक कंडीशन है उनको बाजरा नहीं खाना चाहिए, उनको ज्वारी खानी चाहिए। अब ये सबके साथ निभेगा, मतलब यही आपका आहार ही आपकी मेडिसिन बननी चाहिए। डोंट टेक एनी अदर मेडिसिन, and which medicine it is made by the chemical, please don't touch at all. Our body cannot set the chemical in our body. Our body can set the herbal things in our body. That is, we can match with the herbal, but we should not take any type of chemicals. And especially for the female body, they should not touch any chemical. They should not take any chemical. इवन सैनिटाइजेशन के अंदर आप ऐसे को टच मत करिए, बिकॉज इट इज अल्कोहलिक प्रिपरेशन, ये केमिकल के साथ है, आपको उसको टच भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज एनी टाइप ऑफ केमिकल विल डिस्टर्ब योर हार्मोन सिस्टम एंड फीमेल बॉडी विच इज टोटली बेस्ड ऑन द हार्मोन सिस्टम। आप हार्मोन्स को, अपने हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो इन केमिकल के कारण आप दिन में 10 बार आप सैनिटाइजर से हाथ धोएंगे, फेस धोएंगे। क्या क्या लोगों ने बनाया, माउथ वॉशर लाए, माउथ वॉशर के केमिकल्स को मुंह में डाल करके आप क्यों ये नुकसान कर रहे हो? डोंट टच एट ऑल, बस भूल से भी मत करो। आप हेयर डाई यूज कर रहे हो, वो केमिकल्स है। आप जो है वो क्या क्या यूज करते हो और लगाते हो ना, सब शैम्पू यूज करते हो, वो केमिकल्स वाले, सोप यूज कर रहे हो, वो केमिकल्स वाले। इतनी चीजें आपके केमिकल्स वाली टच करेंगे, आपके हार्मोन्स बिगड़ते जाएंगे, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगी, फिर हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे तो थायराइड बढ़ेगी, हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ द हार्मोन, वो सिस्टम आपकी बिगड़ जाएगी तो शायद कैंसर भी हो सकता है। आप पहले बचने की कोशिश करो। मैंने पहले भी आपको कहा था, जस्ट सिंपल एक बोतल पानी के अंदर 10 नीम की पत्ती डाल के रख दो, उससे दिन में 10 बार हाथ धोइए, वो बेस्ट सैनिटाइजर हो गया। 10-20 पत्ती तुलसी की डाल करके एक पानी को बॉईल करके 1 वीक तक यूज करो, बेस्ट सैनिटाइजर हो गया। क्यों आप दूसरी चीज डालो? एक बॉटल के अंदर पूरा 1 लीटर पानी, 1 नींबू का लेमन जूस उसमें डाल करके रख दो, बेस्ट सैनिटाइजर हो गया आपका। Why should you touch this type of chemical sanitizer which contains the alcohol and क्या क्या उसके अंदर ऐसे एथेनॉल जिसको बोलते हैं, वो एथेनॉल का केमिकल उसके अंदर अल्कोहल के साथ मिक्स करके बनाया, तो वैसे आपको केमिकल टच करके आप अपने हार्मोन्स को क्यों डिस्टर्ब करते? चलिए, ये तो एग्जांपल दिया मैंने। अब ये है कार्बन वर्गना के एटम। इधर देखिए, ये मैंने सब अनाज रखा है, अनाज के अंदर देख लिया। अब कठोर रख दो, सब चना, मूंग, उड़द, तुअर वगैरह सब, तो इससे उसकी प्रॉपर्टी बदल गई कि नहीं? उसमें ऑयली परसेंटेज कितने ज्यादा रहेंगे वो आप देख लो। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है अनाज में, तो उसमें दालों के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, इसलिए अनाज से कैल्शियम ज्यादा होने के कारण दालें ज्यादा कठोर बनती है। गुजराती भाषा में जेनु नाम ज पाड्યું છે कठोर, लैंग्वेज ही वैसे यूज कर दी है। काले पाछू अटकी गई, काले लीजिए सवाल। तो ये प्रॉपर्टी इसकी जो चेंज हो गई, समझे कि नहीं? कठोल के अंदर हार्डनेस है। व्हाट इज दैट हार्डनेस? गुरु गुरुपना जो है, दैट इज हार्डनेस। और अनाज के अंदर उतनी हार्डनेस कंपैरिजन ऑफ दैट वो नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई साहब, समझिए। बिकॉज कि इन दालों में कठोल के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, अनाज के अंदर वो कैल्शियम की मात्रा कम है, इसलिए हार्डनेस नहीं है, सॉफ्टनेस है। और इसके अंदर प्रोटीन के परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए इतनी हार्डनेस नहीं है। अरे ये बात समझ में आ? कठोल के अंदर क्या है, प्रोटीन और कैल्शियम दोनों साथ में ज्यादा है, इसलिए उसके परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, ये दोनों चीजें, इसका इतना बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन है।
વિજયભાઈ મહેતાજી તમે થાકી જશો, 1-2 વર્ષ સુધી અભ્યાસ करता करता આ આખું ગણિત સમજતા થાકી જશો। लेकिन अब है तो पुद्गल ही है ना भाई, अनाज भी है, कठोल भी है, तो औदारिक वर्गणा का ही तो शरीर है। वो एक केंद्रीय वनस्पति का है, प्रत्येक वनस्पति का है कि जीवों ने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर अपना शरीर कैसा बनाया, और हमारा भी शरीर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का है। अब आपकी बोन्स अगर आपको और ज्यादा सॉलिड करनी है तो देन यू हैव टू टेक द मैक्सिमम कैल्शियम, एंड फॉर दैट कैल्शियम यू हैव टू टेक द डिफरेंट दाल। आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो अनाज ज्यादा लगे, और हमको आयुर्वेद धर्म की व्यवस्था ऐसी कर दे कि आपको दोनों चीज आपको दे दी, इधर कठोर दिया, इधर अनाज दिया, 2 चीज बॉइल करके खा लो, आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रोटीन बरोबर मिल जाएगा, आयुर्वेद भी हो जाएगा। लेकिन अब राग द्वेष न हो और कर्म न बनते, इसके लिए आपको उसमें मसाला, मिर्ची और टेस्ट आपको अवॉइड करना है, सब प्रकार के टेस्ट अवॉइड करना है, नमक भी नहीं डालना है। अब तकलीफ का, राग द्वेष का हो गया, मेमोरी में सेट है, मेरे को नमक वाला ही मुझे खाना है, वही पसंद आएगा, मैं बिना नमक वाला नहीं खा सकता हूँ, अलूना आमिल मैं नहीं कर सकता हूँ। अब उसमें राग द्वेष होता है, क्लेश कसाय होता है, ना ना एना करता एक काम करूँ, उपवास करी लो साहब, मैंने आमिल नहीं खावे, वो उपवास करी ले, वो नहीं खाना अच्छा है, लेकिन खाऊंगा तो टेस्ट वाला ही। तो लोग उपवास करने को राजी है, आमिल करने को राजी नहीं है साहब। अब क्या करना, इडली खाना है, चलो आमिल में इडली है, तो बोलेंगे नहीं आमिल में इडली खाओ, लेकिन विदाउट चटनी नहीं खाओ। अब चटनी होगी तो इडली खाना है, इडली नहीं खाओ तो चटनी नहीं, जाने दो, मेरे को दोनों, अच्छा मेरे को उपवास कर, मैं उपवास कर। अब वो उपवास करके आहार को छोड़ने को तैयार है, लेकिन टेस्ट छोड़ करके आहार को लेने को तैयार नहीं। और महावीर ये कह रहे हैं कि वो टेस्ट के पीछे गए तो राग द्वेष आए, राग द्वेष आए तो कर्म का बंध हुआ, कर्म का बंध हुआ तो हमारा तप का हेतु सफल नहीं होगा। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, अब समझ में आ गया। चलिए, अब कार्बन वर्गणा के अंदर क्या है, इन कार्बन वर्गणा के अंदर गुरुत्व है कि लघुत्व है, 8 स्पर्श हमको सभी देखने हैं। 8 स्पर्श का विचार करो तो सबसे जो मेन प्रॉपर्टी इसके अंदर आप जो देखो तो एक सबसे नंबर ये है कि लघु है, दूसरे अंदर स्निग्धता ज्यादा है। अब इधर अंदर आप देखने जाओगे कि ये मृदु या कर्कश है या शीत या उष्ण है। अब मृदुता देखने जाओ, अब आप ध्यान दीजिए विजय भाई, 1 pair of the touch, not always all the touch, सभी स्पर्श एक साथ नहीं रहेंगे। परमाणु के अंदर at a time there will be only the 1 pair of the touch। एक बार में एक परमाणु में 2 स्पर्श, एक जोड़ी जो है, जोड़ी बोलते हैं उसको, एक जोड़ी साथ में रहेगी, ख्याल है कि नहीं। अब सबके अंदर ये है, सब में जाइए, मेटल के अंदर मैं आपको पूछूं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ऑल दिस टाइप ऑफ मेटल्स, अब आप ये बताइए कि किसके अंदर जो है शीत स्पर्श और किसके अंदर उष्ण स्पर्श है। मेहता जी, आपको भी फिर जाकर के केमिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी। सोने में शीत स्पर्श है, सोना जो रहता है उसमें हैवीनेस ज्यादा रहती है और शीत स्पर्श रहता है। अब आपको 18 नवकार गिननी पड़ेगी। क्या करें, अब वो बात ही अलग है सर। सोना गर्म है, सोना ठंडा नहीं है, सिल्वर ठंडा है, सिल्वर शीत स्पर्श है। आप लोग क्यों सोने के गहने आभूषण क्यों पहनते हो? सोने की चैन, सोने की रिंग, सोने की, अब ये आप क्यों पहनते हो सर? अब इसका बहुत बड़ा साइंस है। फिर अभी ये पारुल बैंक कहे कि नहीं, एक सीरीज वो भी चालू करो।
अब वो ऑलरेडी हमने शुक्रवार की सीरीज जो हेल्थ एंड डाइट की चालू की है, लेकिन उसमें भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में आएगी तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, समझेंगे। आप देखिए, लोग सिल्वर के ऑर्नामेंट जो है, सिल्वर के आभूषण किसको पहनने चाहिए, गोल्ड के आभूषण किसको पहनने चाहिए, किसको नहीं पहनने चाहिए, अब ये समझना जरूरी है साहब। 11 तो छोड़ के ही चले गए। अब ये आपको समझना है तो किसका पित्त प्रकोप, एसिडिक कंडीशन किसकी है, उनको सिल्वर का कैसे यूज करना चाहिए तो एसिडिक कंडीशन घटे। अब लोग एल्यूमिनियम को यूज कर रहे हैं साहब, तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी कौन सी है, एल्यूमिनियम मेटल की प्रॉपर्टी किस कंडीशन की है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कभी कभी सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कभी किसका हो जाएगा, कभी किसका हो जाएगा, समझे कि नहीं। सब के साथ में सब जुड़ा हुआ है, लेकिन आज कोई कहां पर कुछ भी देखने को समझने को तैयार नहीं है। एल्यूमिनियम के कुकर सेट है, सभी जगह पर एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, और उससे भी 3rd ग्रेड में नीचे उतर के प्लास्टिक में आ गए। बोलिए अभी 11 प्लास्टिक ठंडू छे के गर्म छे, शीत स्पर्श है कि उष्ण स्पर्श है, फिर आप बोलेंगे मारा क्या माथा गुट करो, जवा दो ने बाबा। फिर मैं प्लास्टिक बोलता हूँ तो 11 कहते नहीं, इट इज टपरवेयर है। अब मैं ये बताऊं कि टपरवेयर है, प्लास्टिक नहीं है क्या, अब क्या करेंगे, कैसे समझाना किसको। अब ईच एंड एवरीथिंग सभी है तो पुद्गल ही है ना, तो पुद्गल का एक्शन रिएक्शन क्या है, किस प्रकार के पुद्गल का आपकी बॉडी के साथ एक्शन है कि रिएक्शन है, किस प्रकार के परमाणुओं का आपकी बॉडी के साथ रिएक्शन क्यों है, किस परमाणुओं का आपकी बॉडी के साथ एक्शन है तो कैसा है, रिएक्शन है तो वो क्यों कैसा है साहब। हर चीज के अंदर ये गणित बैठाया गया है। अब सबको ये चीज आपको समझ में आनी अनिवार्य है। हम भगवान की पूजा चंदन पूजा करते हैं कि केसर पूजा करते हैं, कब चंदन में कितना केसर मिलाया और कब केसर में कितना चंदन मिलाया, तो कब आप चंदन पूजा करेंगे, कब आप केसर पूजा करेंगे। 11 आपको भी मालूम है केसर गर्म है कि ठंडा है, गरम गरम है महाराज, गरम। हाँ, केसर गर्म है और चंदन ठंडा है महाराज। एक प्रॉपर्टी, आप कॉमन प्रॉपर्टी बहुत फेमस है वो जान गया, जो बहुत फेमस है वो कॉमन। अगर जो है वो आपने केसर खा लिया तो आपकी एसिडिक कंडीशन 10 गुनी बढ़ जाएगी, लेकिन आपने चंदन गूंद करके जूस बनाकर पी लिया तो 3 दिन में आपकी एसिडिक कंडीशन मिट जाएगी। अब केसर ज्यादा महंगा है कि चंदन ज्यादा महंगा है? केसर। केसर बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। अब ओरिजिनल चंदन लाएंगे कहां से साहब, मिलना मुश्किल है। अब ये बताइए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु शीत है कि उष्ण है, अब ये पता ही नहीं चलेगा सर। साहब जी प्लास्टिक इज शीत और उष्ण। हाँ, अब इनको प्लास्टिक बहुत खतरनाक उष्ण है, वो जाकर कैंसर करता है। साहब जी it is synthetic so it should not have those properties, no? તમારું ભલું था, क्या थी अमेरिका थी माजी, ये भी Plastic is made from crude. Basic material is crude. धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक और आत्मा छोड़ दो, बाकी सब पुद्गल है। थंब रूल्स तो सीख लो, यूज बिग थंब रूल्स जो है वो सीख लो। विदाउट ए पुद्गल not a single thing can exist in this universe. ये पर्यायों का परिवर्तन होगा। अब प्लास्टिक ये क्या है, ये तो पर्याय है ना, लेकिन what is the root of that? Is it only it is coming from the earth, it is in the diesel form, then after the process they are converting in the plastic form. Raw material तो डीजल पेट्रोल जो है वही है ना। पारुलबेन ने पाछा कॉलेज में मोकलो तो अब ये रॉ मटेरियल जो है, जिस रॉ मटेरियल से ये बन रहा है, तो मैंने आपको थंब रूल सिखा दिया कि आप धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाश, ये 3 तो अलग हो गए, और आत्मा, ये 4 छोड़ करके दुनिया में जो भी कुछ है ईच एंड एवरीथिंग इज मेड बाय द पुद्गल।
अब उसकी अपनी प्रोसेस देख लो, प्लास्टिक बनने की प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। साहब जी चंदन खा सकते हैं? बहुत अच्छा है, रोज खाइए। घसी घसी ने एनु जूस बनावीने पी लो, बहुत बढ़िया चीज है। પણ મળવું જોઈએ, પહેલા ઓરિજિનલ સાચું મળવું જોઈએ તો કામ આવશે, નહીંતર નહીં કામ આવશે। ख्याल आया कि नहीं? अब ये पूरी बात हम सारे पुद्गलों की समझ रहे हैं, और यहाँ हम अभी ले रहे हैं कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु में औदारिक के कंपैरिजन में अंदर स्निग्धता कितनी है, जो कैसी है, वो सिर्फ आत्म प्रदेशों के साथ चिपकनी चाहिए। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ चिपकेंगे नहीं। मृत्यु के समय में हम औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का शरीर छोड़ते हैं, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का शरीर नहीं छोड़ता। तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का पिंड जो आत्मा के साथ बंधा हुआ है, वो लेकर के आत्मा को जाना है, लेकिन औदारिक वर्गना का शरीर लेकर के आत्मा को साथ नहीं जाना है। अब औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु का शरीर अगर चिपक जाए आत्म प्रदेशों के साथ, तो आत्मा एक सेकंड में मृत्यु के समय शरीर छोड़ेगी कैसे? शरीर छोड़ के जाएंगे कैसे? और मृत्यु के अंदर एक सेकंड से ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए। ये हमारी बोलचाल की भाषा में हम एक सेकंड कहते हैं, महावीर स्वामी ने तो एक समय कहा है। इतना बड़ा शरीर हमने बनाया, कितना, माता जी का तो 79 kg है। अब इतने बड़े शरीर में से एक सेकंड के अंदर शरीर छोड़ेंगे कैसे? शरीर में से निकलेंगे कैसे? और फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं कहीं पैर में अटक गई आत्मा, कोई बोलेंगे मुंह में अटक गई, कोई बोलेंगे आंख में आंख बंद थी तो कहां से निकलेंगे। अरे भाई साहब ये सब बात छोड़ो आप। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु शरीर में इस समय है कितने? अनंत है। और इतने अनंत पुद्गल परमाणु में आत्मा के प्रदेश फैल करके एक रस जोड़ करके खुला मिलाया है, जैसे शक्कर दूध शक्कर में मिल गई। और उन सब में से आत्मा को एक सेकंड में शरीर छोड़ करके जाना है, एक सेकंड में शरीर छोड़कर जाना है, तो एक सेकंड में जा सकती है आत्मा। लेकिन 1000 उपवास करने के बावजूद भी आत्मा पद से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इतने क्यों नहीं जल्दी छूट रहे हैं? जैसे ही आप उपवास करोगे, इधर देखिए, अब जैसे ही उपवास करोगे तो क्या होगा? तो इसके साथ में ये कर्म बंधे हुए हैं। अब ये कर्म आपके बहुत सॉलिड बंधे हुए हैं साहब। अब उपवास करोगे उस दिन आप अपने बॉडी का भी टेम्परेचर चेक कर लेना। अहिया कपाले ललाटे हाथ मूकशो ने तो गरम लागशे, पेट ऊपर हाथ रखोगे तो गरम लगेगा साहब। क्यों गरम लगेगा? उपवास करने से आपने शरीर में एक दिन जो आहार वगैरह कुछ भी नहीं डाला, तो उपवास से नेचुरली आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन वो टेम्परेचर आप मापने जाओगे थर्मामीटर में नहीं आएगा। अब वो टेम्परेचर अंदर जितना बढ़ाओ, अब वो आत्मा के साथ आकर के इस बरोबर इस कर्म को यहाँ पर जलाने की कोशिश करे। मतलब क्या हुआ मेहता जी? आत्मा ने अब उपवास करके उष्ण स्पर्श का प्रमाण बढ़ाया। अब वो उष्ण स्पर्श जाके कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को आत्मा प्रदेश से जो चिपका उसको जलाएगा। तो जलाएगा तब जाकर के ये बिखर करके आपके परमाणु जो है ये बिखरेंगे। तो क्या हुआ इसमें अंदर? क्या जलाया? स्निग्ध स्पर्श जलाया, रुक्ष स्पर्श बढ़ाया। तो वो स्निग्ध स्पर्श जल गया, अब रुक्षता आ गई, अब वो परमाणु आत्म प्रदेशों से बिखर जाएंगे। वाओ। अब ये तो महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, हमने तो नहीं देखा। तो ये बिखरे हुए परमाणु आत्म प्रदेशों से अलग हो जाएंगे, तब जाकर के उसको महावीर ने निर्जरा नाम की संज्ञा दी। अब ये केवल ज्ञान में देखा, तब महावीर ने उपवास धर्म की व्यवस्था की।
अब हमको तो ये डीप नॉलेज नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे। आपने तो एक समझ के नहीं खाधु એટલે पेट में भूख लगी, હવે काले फरी खाई लेशो समझाए, तो एक ही चीज समझते हैं। और फिर खाना क्या है कल सुबह, तो हमारे यहाँ महिलाओं ने जो है व्यवस्था की, काले राबड़ी मग और फिर उसके साथ में घी वाला और ऑयली, नहीं मगનું પાણી પણ હું વઘારીને ખાઈશ તો જ મને ભાવશે, ऐसा नहीं भावे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा जी। तो कोई कहते कि हूँ आम करीश, कोई के हूँ आम वघारीश, कोई के हूँ आम करीश, कोई के। अब सबने अपनी अपनी तरह से पालना करना शुरू कर, तो फिर उसमें रागद्वेष बढ़ेंगे, फिर वापस ये परमाणु लेंगे, फिर वापस आत्मा प्रदेशों के साथ बांधेंगे हम, फिर यही चक्कर चलता जाए। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट आ रहा है। इधर देखिए, जितने उपवास आपके बढ़ेंगे, आपके आत्म प्रदेशों में उष्णता बढ़ेगी। शरीर में तो आएगी, शरीर से अलग है, और शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा से शरीर अलग है। तो जब आपने शरीर को देना बंद किया, अब आपने आत्म प्रदेशों की उष्णता बढ़ाई, और वो जा करके आपके कर्म जो आत्म प्रदेशों से चिपके हुए, मतलब क्या मेहता जी, चिपके हुए मतलब क्या, चिकनाहट बड़ी है तो चिपके हैं, चिकनाहट आई स्निग्ध स्पर्श की। अब कार्बन वर्गना के अंदर के स्निग्ध स्पर्श और वो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपके। अब आपको उपवास करके वो जलाना है। अब जलाया तो जाकर के वो परमाणु आत्मा प्रदेश से बिखर गए। अब आप ये देखिए कि स्टिक, अब ये अगरबत्ती मैंने बनाई तो इसके अंदर इतने परमाणुओं को मैंने अंदर कोई रस डाल करके बनाकर एक स्टिक पर लगाया, तब अगरबत्ती बनी है। अब मैं क्या करूं, उसको जलाऊंगा तो ही जो है ये धुआं फैलेगा। तो जैसे ये जल गई, राख तो नीचे गिरी, लेकिन सुगंध के परमाणु हवा के एटमॉस्फेयर में फैल गए। अब आपने रूम में प्रवेश किया तो आपने श्वासोश्वास के साथ इसके सुगंध के परमाणु आपने लिए, और आपकी घ्राणेंद्रिय ने बता दिया, हाँ साहब इस रूम के अंदर ऐसी सुगंध आ रही है। अब वो जलने से फैले, नहीं जलेगा तो नहीं फैलेगा। आपने अगर किसी ने सेंट लगाया और सेंट लगा करके आप रूम में आ रहे हो, तो आपके 2-3 फीट के ऑरा के अंदर कोई व्यक्ति आएगा तो आपको सेंट की सुगंध आएगी। लेकिन वो सेंट सारे केमिकल से बन रहे हैं, ध्यान रखना। कोई सेंट लगाने वाले को कैंसर जल्दी होना संभव है, अगरबत्ती का धुआं लेने वाले को कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा है। वो ऑल आर द केमिकल, समझे कि नहीं। अब ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ये इसलिए महावीर ने कहा तब कैसे निद्रा कराता है, तब से निद्रा कैसे होती है। अब आपको ये समझना है, टुडे इज मंडे and now the Tuesday, Wednesday and Thursday, only the 3 days. Then from the Friday पर्यूषण। अब आप कितने उपवास करेंगे, कितना उपवास करना है और कैसे उपवास करना है, अब जो अभी अपनी अपनी भावना समझ करके देखो। निद्रा करनी है तो तब तो अनिवार्य है। अब तब में खाली उपवास ही है ऐसा नहीं, आमिल भी है, काष्ठा भी है, आपके सब प्रकार के तप है, काय क्लेश भी तप है। महावीर स्वामी ने कहा भी आप लोच कराओ, ये भी आपका तप है। केश लुंचन से भी आत्मा कर्म निद्रा करती है। और फिर आगे बढ़ करके आप अभ्यंतर तप में जाओगे तो वो भी आपके अंदर कैसे हिट तैयार करता है, उससे निद्रा कैसी होती है। अब ये होना तो बहुत तप भी, तप जो है बड़ा साइंटिफिक है, बहुत अच्छा साइंटिफिक है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए। हम समझने में इसको जो है, इसकी जो केमिस्ट्री है और वो सारी चीजें समझ में आएगी तो समझ में आएगा। अब जो है ये प्रक्रिया हमको समझनी पड़ेगी। कर्म बनता कैसे है, कर्म बनने की रेसिपी क्या है, कर्म बनने की प्रोसेस क्या है। आप ये मत सोचिए कार्बन वर्गना है इसलिए कर्म बनता है, नहीं साहब, आटा है इसलिए रोटी बन जाएगी, ऐसा मत समझिए।
आप ये पूरी प्रोसेस समझे, बहुत बड़ी अच्छी साइंटिफिक मेथड, बहुत अच्छी साइंटिफिक प्रक्रिया है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी। जब ये कर्म बनता किस तरह से है, तो फिर कर्म क्षय होता कैसे है? धर्म अलग वस्तु है, धर्म की प्रक्रिया कर्म से विपरीत जाएगी तो धर्म है। अब ये कर्म एक बार पुद्गल का, परमाणु का, वर्गना का, ये हम फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ लेते हैं, फिर मैं आत्मा की बात शुरू, आत्मा गुण की बात करूं, फिर दो के मिलने से कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बोलिए साहब, जिसको पूछना है। सुनीता आंटी। साहब जी, ये जैसे 5 रस है, तो उसके अंदर नमकीन रस क्यों नहीं है, जबकि वो बहुत मुख्य है? तो है ना रस, खारा, गुजराती के अंदर उसको खारा बोलते हैं। अच्छा साहब जी, ठीक। अच्छा, जवाहरलाल। नमक शब्द जो आया, तो नमक शब्द से ही नमकीन शब्द आपने बदल दिया है, तो मूल में तो नमक है कि नहीं, तो नमक खारा, नमक जो है आपने संज्ञा देकर नाम बना दिया वस्तु का, और रस यहाँ पर ये है साहब। जवाहरलाल चौररिया जी। हाँ हमारा सर सवाल ये है कि एक उपवास करने से इतनी मतलब उष्णता पैदा हो जाती है जो कर्म क्षय करते हैं, तो वो क्या उपवास का कंटिन्यूअस करना चाहिए 5-7 28 जो करते हैं, या यदि बीच में करे तो ज्यादा अच्छा? अरे कर्म कितने ज्यादा है, आपको जितनी निद्रा करनी है उस हिसाब से उतने उपवास करिए। कंटिन्यूअस तो कर नहीं सके आदमी, 7-8 तो कर नहीं सके, यदि एक उपवास जितने पॉसिबल है करिए। महावीर ने 12 प्रकार का तप बताया, मैं सबका डिस्क्रिप्शन दूंगा, सभी प्रकार का तप जो बताया है सबका विवेचन दूंगा, फिर जिसको जिससे जितनी करनी है आप कर सकेंगे। ठीक है मास, ठीक है मास। देवेंद्र भाई। मैं साहब जी, उष्णता पैदा होने से कर्म की निर्जरा होती है, जैसे कि तप से होती है, तो वैसे ही स्वाध्याय से, वयावत से वगैरह, उससे भी उष्णता पैदा होती है और निर्जरा उसी प्रकार होती है, कैसे होती है सर? अब मैं आगे की क्लास में इसको डिस्क्राइब करूं तो ज्यादा अच्छा है। ओके, बहुत टाइम लगेगा। जरूर होती है, कंपल्सरी होती है, तभी निद्रा होती है, ये बात बिल्कुल 100% सही है। सर जी, एक दूसरा प्रश्न है, आठों कर्मों की जो कलर्स रहते हैं, आठों कर्म के अलग अलग कलर्स डिफाइंड है या हाउ इट इज? अभी कोई कलर से मतलब नहीं है, कार्बन वर्गना के अंदर सब है, कर्मों बनने के बाद किसी के कलर से कोई मतलब नहीं है। ओके, सो इट इज कलरलेस, कर्म बनने के बाद। नॉट, वी कांट से द कलरलेस, ऑल आर हैविंग द कलर्स, क्योंकि कार्बन वर्गना के कलर है तो उसमें ट्रांसफर होने ही होने, बट वी कांट सी दैट, इट इज नॉट विजिबल फॉर अस, बिकॉज वर्गना यही इतनी सूक्ष्म परमाणुओं की है, तो आप परमाणु के अंदर जाने के बाद वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसकी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी तो नष्ट नहीं होगी। नियम क्या है? द्रव्य सर्वथा गुण रहित कभी होता ही नहीं है, गुण कभी सर्वथा द्रव्य रहित होता ही नहीं। अब ये बेसिक प्रिंसिपल आ गए द्रव्यानुयोग के अंदर, अब वो हमको दिमाग में सेट रखना चाहिए, फिर यहाँ पर अप्लाई करिए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कोई कार्बन वर्गना भी बने तो परमाणु में वर्ण गंध रस स्पर्श कंपल्सरी है, उनका रस तो है, स्पर्श तो है, कलर भी है, लेकिन अब इतनी सूक्ष्मता है कि वो आत्म प्रदेशों पर लगने के बाद काला पीला कौन सा कलर कहना उसका, तो वो चीज नहीं है, लेकिन सब कर्म कलर वाले ही है। साहब जी, एक आखिरी प्रश्न है, औदारिक वर्गना के पुद्गल जो है, जब तक आयुष्य रहते तब तक आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं, वो थियरी है साहब जी? हाँ, वो कर्म के साथ है, आयुष्य कर्म का संबंध ही उतना है, जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो आयुष्य, आत्मा का बंधन तो शरीर में है ना, तो बंधन का पिंजरा खुल गया साहब, आपने पिंजरे में पक्षी को रखा है तो पिंजरा खुलते ही पक्षी रहेगा क्या? वैसे ही आत्मा भी आयुष्य कर्म के साथ शरीर में बंधी हुई,
जैसे ही शरीर आयुष्य कर्म पूरा हुआ कि आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए। साहिब जी बस यही पूछना चाहते कि आप लोच से कर्मक्षय कैसे? अभी कल लोच होगा, वो देख लेना, फिर आपको एक्सपीरियंस हो अभी जाएगा। लोच का टाइम है साहिब जी लोगों का, इसीलिए पूछे। कल लोच है तो अब आपको अमर को बोलेंगे, वो बना के आपको भेज देगा। तो लोच से निद्रा होती है, ये भी आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। जी साहब जी, खूब खूब बंधन। गौतम भाई बाया जी, जब घी या तेल को जब गर्म किया जाता है तो उसमें एट ए टाइम 2 के स्पर्श मिलेंगे ना साहब जी? ऑयली भी मिलेगा और शीत या उष्ण भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा साहब, लेकिन जैसे ही गर्म करोगे बाद में फिर ठंडा हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी नष्ट नहीं होगी ना। सर, मस्टर्ड ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है और अल्मोंड ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है, कोकोनट ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है और ये सीड्स की ऑयल जो है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी। अब तो चेंज, हाँ, गर्म करने के बाद भी फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। तो एट ए टाइम फिर इसमें 2 स्पर्श मिल रहे हैं ना साहब? चिकना भी है और गर्म या ठंडा भी है। मैंने पहले भी आपको कहा है, शीत स्पर्श पेयर में, जोड़ी में ही रहते हैं। संयोगिक निमित्त से आपने अग्नि कर्ष करा के उसको उष्ण बनाया है, तो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा। लेकिन मूल 8 स्पर्श के 2-2 की जोड़ी है, वो 2-2 जोड़ी में रहेंगे। मतलब वो संयोगी के जो गर्म या ठंडा है, लेकिन उसका चिकनाहट है वो परमाणु गुण है उसका। बरोबर। मेरा सवाल ये था कि जो कार्मण वर्गणा जो है ना, तो ये कर्म से लगती है, तो आपने पुद्गल का जो रस गंध स्पर्श वगैरह आता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है इससे अपने कर्म से वर्गणा से? खाना पीना गांव का उसका, तो ये तो कलर स्पर्श रस गंध स्पर्श से मिलता है पुद्गल, और यहाँ हम कार्मण वर्गणा की बात करें कि अपने जीव में जो आत्मा है उसमें कर्म जो बंधे हुए हैं वो आयुष्य तक रहता है, बाद में चला जाता है। तो हीना बेन મથડવંદામી સાહેબજી, તમે કહ્યું કે બાજરો ગરમ છે ને જુવાર ઠંડી છે, તો બાજરો અને જુવાર બેઉ મિક્સ કરીને રોટલો લઈ શકાય કે? अब एक शास्त्र की दृष्टि है और आपको अपने हिसाब से है तो मिक्स करके खाइए, लेकिन शरीर की दृष्टि से विचार करो तो एट ए टाइम यू मस्ट टेक ओनली द वन थिंग। ऑल थिंग्स यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली। अंदर जाकर के डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। બધું ભેગું કરીને તમને આપીએ ને તો તમે વીણી नहीं શકો। એટલે किसमें से आपको क्या लेना है, किसमें से आपको क्या लेना है, બેટર કે તમે એક દિવસે આજે બાજરો ખાધો છે તો કાલે ઘઉં ખાશો, આજે જવારી ખાધી છે તો કાલે બાજરો, એ વધારે સારું રહેશે। બધું ભેગું કરીને ઘણા કરે છે, મલ્ટીગ્રેન્स वाला वगैरह सब करते हैं, लेकिन वो डाइजेशन के लिए फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ओके ओके, थैंक यू साहब। महाराज साहब, हाँ, विनोद भाई जैन। महाराज प्रणाम। जैसे आपने बताया कि उपवास करने से कर्म निर्जला होती है, उसके अलावा और क्या किससे कर्म निर्जला हो सकती है उपवास के अलावा? 12 प्रकार का तप है, 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर। अब 12 का 12 प्रकार का डिटेल मैं करूंगा, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। इन जनरल सेंस के अंदर फेमस शब्द जो उपवास का आता है तो हम जनरली यूज कर लेते हैं, लेकिन उपवास से ही होती है और दूसरे से नहीं होती है ऐसा नहीं है, दूसरे से भी होती है। ये है कि परसेंटेज कम ज्यादा रहेंगे। उपवास भी है, आमिल भी है, एकासना भी है, व्यासना भी है, ये भी तप है, द्रव्य संक्षेप भी है, वस्तु को नहीं महाराज, तप के अलावा मेरा क्वेश्चन तो तप के अलावा प्रायश्चित है, विनय है, वैयावत है, स्वाध्याय है, मेडिटेशन है, कौशल है, ये सब निद्रा कराने वाले, इन सब से निद्रा होती है।
तो आप अलग अलग हिसाब से कम ज्यादा करके निद्रा कर सकते हैं। अब इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन में आकर जरूर दूंगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था महाराज कि आप बोलते हैं कि गेहूं नहीं खाना चाहिए, तो पुराने जमाने से फिर ये सब अपना जो भी मुनि थे या उन्होंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं रखा कि लोग गेहूं ज्यादा खाना क्यों चालू किए, बाजरा और ये सब क्यों नहीं चालू? गेहूं की हिस्ट्री का मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है। गेहूं पुराने प्राचीन काल से नहीं है, अलग अलग देशों में थे, अलग राज्यों में थे, अलगता में थे। अब गेहूं का इतिहास जानेंगे तब आपको पता चलेगा। गेहूं बाद में आया है, हिंदुस्तान में भी बाद में आया है, लेकिन विदेशों में गेहूं का प्रचलन ज्यादा था। हिंदुस्तान में जवारी, बाजरी, मकाई का ही प्रचलन ज्यादा था। अब इसका इतिहास अलग से है। आज खास करके आपके यहाँ यूएस में से ही गेहूं ज्यादा बनाया गया। फिर अमेरिकन लोगों ने कैसा गेहूं बनाया, एग्रो इंजीनियरिंग के अंदर कैसी कैसी प्रोसेस करके बनाया, तभी वो मैदा बना सके और तभी वो ब्रेड बना सके और तभी केक बना सके, और सब उसके ऊपर है। बट द इंडियन पीपल शुड नॉट ईट द व्हीट, यू सी our diet, you see, basic it was based on the barley, jawari, makai and barley. ख्याल आया कि नहीं? अभी जिनको ओबेसिटी घटानी है 11, बार्ली इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। ख्याल आया? जिसको भी अगर कोलेस्ट्रॉल भी घटाना है तो उनके लिए जो है बार्ली ये सबसे बेस्ट अनाज है, मेडिसिन का काम करेगी और कोलेस्ट्रॉल वेट दोनों लॉस करने में उनका गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। लेकिन गेहूं फिर आपका बढ़ाएगा, समझे? आप एक्सपीरियंस करके देखेंगे आप। अब हिस्टोरिकल एविडेंस where I need to go to reclaim this? धन्यवाद महाराज। हाँ जी उमेश भाई। मत्थे बंदबी महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है। हम महाराज जी जैसे पंछियों को दाना वगैरह डालते हैं तो महाराज जी उसमें कर्मों की निर्जरा होती है या कर्म लगते हैं? क्योंकि हर एक जैसे कणक का बीज है उसमें भी कहते हैं आत्मा होती है, जीव होता है। अब वहां पुण्य उपार्जन कर रहे हो आप, तो उसमें जीव है ये तो समझ, लेकिन उनका भी पंछियों का शरीर औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर आहार उतना ही अनिवार्य है, उनके बिना वो भी नहीं जी सकते हैं। तो ये हमारा पुण्य उपार्जन का है कि हम पंछियों को दाना डाल करके उनको भी आहार दें। जब उनको डालने से पाप लगेगा तो हमको खाने से पाप लगेगा कि नहीं? अब लगेगा हमारा सब लगेगा जी। हम तो अपने लिए खाने को तैयारी और पंछियों को डालने की बात है तब आप बोलते हो जीव हिंसा होती है। तो अपना भी तो सोचो ना, साथ में दोनों तरफ है। अब ये निद्रा के लिए नहीं है, पुण्य उपार्जन करने के लिए, शुभ निमित्त है। मत्थे मंदामी महाराज, प्रायश्चित आपने फरमाया, आप बाद में डिटेल में समझाएंगे, लेकिन प्रायश्चित जब वर्ड में सुनती हूँ तो समझ में नहीं आता कैसे प्रायश्चित गुरुजनों से लिए जाते हैं, वो फरमाते क्या करना है, लेकिन खुद ही प्रायश्चित कैसे करे? तो प्रायश्चित नहीं लिया जाता है, गुरुजनों से लेना अनिवार्य है। लेकर के वो दे उस तरीके से करने से निद्रा होती है। यहाँ प्रायश्चित को आभ्यंतर तत्व में पहला प्रकार बताया है कि आप कैसे कैसे निद्रा कर सकते हो। अब गुरु महाराज ने जो आपको बोला है 100 लोगस का कौशल करना है, तो वो प्रायश्चित आपको कर्म निद्रा करा सकेगा। अब कहीं पर बोला है कि उपवास ही करना है, कहीं पर बोला है पेला ही करना है, कहीं पर बोला है तेला ही करना है। तो जहाँ जिस तरीके से बताया है, कहीं पर आपको किस रूप में प्रायश्चित दिया गया है, वो प्रायश्चित कर्म क्षय कारक तत्व है आभ्यंतर तत्व में, उसको पहला प्रकार बताया। अश्विन भाई। महाराज साहेब, आ उपवास એટલે વિષય કષાય ને આહારનો સંપૂર્ણ ત્યાગ। આપણે જો આહારનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરે તો એને લંઘન કહેવાશે? કાકા તમે એને લંઘનનું નામ ક્યારે અપાય કે વગર પચકાને કરતો હોય તો લંઘન કહેવાશે। लेकिन संकल्प करके पचकान पूर्वक प्रतिज्ञा करके कर्म क्षय के लिए करता है तो वो लंघन नहीं कहलाएगा।
लंघन शब्द आया है मेडिकल आयुर्वेद शास्त्र का, आपने इधर दोनों को जोड़ करके तप के साथ जोड़ दिया, उसको लंघन मत कहो आप, ख्याल आया कि नहीं। ये पचकान प्रतिज्ञा पूर्वक लक्ष्य रखकर आत्मा से कर्म की निद्रा करने का है, इसको उपवास का ही नाम दिया है, किसी ने भी लंघन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बराबर। लास्ट क्वेश्चन नरेंद्र भाई। साहिब जी मथेण वंदामी, त्रिकाल वंदना। साहिब जी दाना देते हैं तो अपने घर में दाना देना चाहिए या जो सार्वजनिक स्थान है उपाश्रय वगैरह जो नीचे वहां मंदिर के आसपास देना चाहिए? कोई संबंध नहीं है, कोई स्थान से कोई संबंध नहीं है। आप अपनी व्यवस्था देखकर बैठिए, जहाँ बिल्ली वगैरह न आए, सुरक्षित स्थान हो, ऐसे स्थान पर दाना डालना उचित है। घरों में भी कई लोगों ने खिड़की के बाहर 1-2-4 फुट की ट्रे बना करके दाना डालते हैं, घरों के बाहर भी होता है। जहाँ सुरक्षित लगे, सेफ लगे, ऐसे स्थान पर दीजिए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसारणं तेषु पंचममुखारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राज्ञा जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय